बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नॉवल इश्क़-दी-बाज़ी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 43वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो, यूँ प्यार से मिलना भी मुनासिब नहीं लगता, ये ख्वाब का किस्सा है इसे रात पे रख दो। जलते दियों की रोशनी और फूलों की दिल फरेब महक में बहुत पुरसुकून नींद आई थी। बालकनी की सर्द फिज़ा में ये रात देर तक दोनों बातें करते रहे थे। बचपन की बातें, कॉलेज और हवेली के वो सारे किस्से एक दूसरे से शेयर करते रहे थे जो कभी किए नहीं थे। अपने एहसासात, जज्बात, उस वक्त की सोचें एक दूसरे से शेयर करते। कितनी ही जगहों पर दोनों हंसे थे, कितने ही मकामात में एक दूसरे को उसकी अहमियत का एहसास दिलाया था कि तुम यूँ समझे, मेरा वो मतलब था। बहुत कम समय में वो सारी ज़िंदगी की बातें एक दूसरे से कर लेना चाहते थे। मुक़द्दस रिश्ता होने के बावजूद किसी पहर ने उन्हें कमज़ोर होने नहीं दिया था। वक्ती हासिल तो कभी उनकी तरजीहात में नहीं रही थी। जो मोहब्बत उनके दरमियान बीच से निकल कर तनावर दरख्त बन चुकी थी, वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि इतनी नामोतबर कर जाती। जो रिश्ता रूहों से जुड़ा हुआ था उसे नफसानी ख्वाहिश की होक नहीं थी। उन्हें तो बस एक साथ होने का जश्न मनाना था। वो सारे एहसासात एक दूसरे के हवाले करने थे जो अकेले में कभी दूसरे के लबों की मुस्कान बन जाते। बालकनी की दीवार से लग के एक ही शॉल में उसके शाने पर सर रख के उसने ढेरों बातें की थी। ना वो किरदार का इतना कच्चा था, ना वो सतही मोहब्बत करती थी। जब दोनों उठे तो उसका ईमान उस जुमले पर मज़ीद बढ़ गया था जो उसने फरियाद से वक्त रुखसत कहा था। सुबह उठते ही उसने फ़ायज़ा को अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया था। निदा को साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने माजरत कर ली थी। निदा को तबीयत थोड़ी बोझिल महसूस हो रही थी। उसे अकेले छोड़कर दोनों जाना नहीं चाहते थे, लेकिन निदा का इसरार था कि वो सोना चाहती है। तभी उसे ध्यान से रहने की हदायत करके दोनों निकल आए थे। पता है, ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट है, तुम्हारे साथ हमारी शादी का जोड़ा लेने जा रही हूँ, वो खुशी का इजहार कर रही थी। मी टू जान मेरी, वो मुस्कुरा दिया था। कुछ ज़्यादा फजूल नहीं बोलने लगे हो तुम। वो मुक्का शाने पर रसीद कर गई। चेहरा रंग बदल गया था और इस चेहरे पर सिर्फ यासियत या अफसुर्दगी के रंग ही नहीं होते थे, ये भी उसे रात ही खबर हुई थी। जब वो पुरजोश होकर कुछ बताने लगी थी तो उसका गुलाबी चेहरा मज़ीद गुलाबी होकर चमकने लगता था। कुछ सोचने लगती थी तो होंठ सिकुड़ जाते थे। बेचैनी इज़्तिराब में हाथों की उंगलियां दबाने लगती थी। थोड़ी हर बात रखकर बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैलाकर जब तक अनजानी बातें जान नहीं लेती थी तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। इसमें फजूल क्या है, जान ही तो कैद है तुम में मेरी। अच्छा जी, पता है जोड़ा इतना प्यारा, तुम देखोगे तो दाद ज़रूर दोगे। वो ध्यान दूसरी सिमत लगा गई थी। तुमने पसंद कर रखा है। वो गाड़ी आउटलेट पर रोक चुका था। शुक्र है स्नो फॉलिंग इतनी नहीं हुई थी, ना ही सूरज ज़्यादा देर छुपा रहा था। तभी रास्ते खुले हुए थे। वो मतलूबा मकाम तक बआसानी पहुँच गए थे। उन्हें देखते ही सेल्स गर्ल उन तक आने लगी थी, लेकिन इससे पहले ही वो महान के साथ रिसेप्शन पर पहुंच चुकी थी। ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर किया हुआ है मैंने, आज उसकी डिलीवरी है। शाह जहांगीर पुरएतमादी से मुखातिब थे। किस नाम से मैम? रिसेप्शनिस्ट का अंदाज प्रोफेशनल था। मिसेस इशाल समहान। वो चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा था। इस बाखबर को बस वहीं बेखबर रख सकती थी। जाने उसने कब और कहाँ ऑर्डर भी कर दिया था और अब डिलीवरी लेने उसे साथ ले आई थी। मैं चेक करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट लैपटॉप पर सर्च करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। जी मैम, आपका ड्रेस तैयार हो चुका है, मैं मंगवाती हूँ, तब तक आप लोग तशरीफ़ रखिए। रिसेप्शनिस्ट उन्हें सोफ़े की तरफ इशारा करके फ़ोन का रिसीवर उठा गई थी। श्योर। सर पर चादर बराबर करते वो आउटलेट का जायज़ा लेते समहान अफंदी की मदयत में सोफ़े की तरफ बढ़ गई थी। उसकी खुशी, उसकी तैयारी पर एक मलाल उसके अंदर उठने लगा था। किस चाह से वो ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर कर चुकी थी और अब लेने आई थी। अगर जो उसे पहनना ही नसीब ना होता फिर? उसे डर लग रहा था, अगर कुछ भी गैर मुतवक्के होता तो कहीं उसका दिमाग ही न उलट जाए। वो तमाम हालात से वाकिफ़ थी, फिर बिना कोई फ़ैसला आए तैयारी करने लगी थी। क्यों? बहुत से सवाल उसके अंदर उठने लगे थे किसी पहर। वो बेहद तशवीश से उसके पुरसुकून चेहरे को देखने लगता था। निकाह के बाद से वो जितनी मुतफक्किर नज़र आने लगी थी, अब क्या होगा का सवाल बार बार उठाने लगती थी। अब उससे ये अक्सर बदल गई थी। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ड्रेस, 20% पेमेंट भी कर दिया, बाकी के तुम करोगे। आखिर को ब्राइडल ड्रेस तुम्हारी तरफ से जो होगा। वो शोखी से गोया थे। बहुत अच्छे, अकेले अकेले सारे काम किए जा रहे हैं और मुझे बताया भी नहीं। वो अपना आप उस पर अयां कर देता, इतना कच्चा भी नहीं था। वो बहुत हौसला थी तो वो कैसे कमज़ोर पड़ता। तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं रहा ड्रेस तैयार करवाने का, तो मुझे ही ध्यान रखना था ना। पैसे बचाने की लगी हुई थी ना। वो घूर रही थी।
लाखों करोड़ों तुम पर कुर्बान, वो कब मुमकिन था। फिर लाओ अपना डेबिट कार्ड, डिलीवरी लेते बाकी की पेमेंट भी तो करनी है। ब्लैक चादर से हाथ निकालकर गुलाबी हथेली इस्तेहकाक से उसके सामने फैला दी थी। बहुत भरपूर मंजर था। उसके इस्तेहकाक से फैली हथेली को उसने नज़र भरकर देखा और अगले लम्हे अपना वॉलेट निकालकर उसकी फैली हथेली पर रखकर इस मंजर को हकीकत का रूप देकर अपनी तरफ से अमर कर गया। डेबिट कार्ड, कैश सब इसी में है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। अरे वाह, तुमने तो पलक झपकते बात मान ली। वॉलेट खोलती वजन मुतासिर हुए। जान मांग लेती तो भी इनकार नहीं करता। तुमने तो ज़रा सी डिमांड की है बस। डायलॉग पूरे आते हैं। वो झिम कर वॉलेट खोलने लगी थी और अच्छी तरह से तलाशी के बाद एक कोने से अपने बचपन की तस्वीर बरामद होते देखकर उसे खुशगवार हैरत थी। अरे ये मैं हूँ ना, इसे क्यों रखा है। वो मुसर्रत से छोटी सी तस्वीर देख रही थी। कितनी सिली लग रही हूँ। वैसे हो पक्के, किसी ने देख भी लिया तो समझेगा किसी बच्ची की तस्वीर है, साफ बच जाओगे। वो उसकी चालाकी पर महसूस हो रही थी। लव एट फर्स्ट साइट है ज़ौजा मोहतरमा, मोहब्बत तो इसी बच्ची से हुई थी ना। भले ये बच्ची अब बड़ी हो गई है। उसे भरपूर नज़रों से देखते वो सरगोशी कर गया था। इर्द गिर्द को फरामोश किए दोनों ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जिसमें बस वो दोनों थे। उस बीच इंतज़ामिया उनके सामने कॉफ़ी रख गई थी। वैसे मैंने तो वो ड्रीम बॉक्स भी देख रखा है, और वो मेरी चोरी की हुई सारी लिपस्टिक्स भी। वो शरीर होकर लब दबा गई थी। कब, कैसे? वो हैरान हुआ। उस दिन जब मैं तुम्हारा रूम देखने आई थी, आपको भागते हुए आते देखा तो मुझे तभी लगा कुछ गड़बड़ है। मैं बालकनी में छुप गई थी और तुम्हारे जाने के बाद दराज चेक किया तो खुल गया था कि मोहतरम क्यों भागे चले आ रहे हैं, कि कहीं राज ही ना फाश हो जाए। हाँ, और जैसे तुमने राज रहने दिया, कैसे सबके सामने मुँह फाड़ कर, गिरबान पकड़कर, जीदारी दिखाकर सारा मलबा मुझ पर डाल गई। वो याद दिला रहा था। वो जीदारी ना होती तो आज आपके साथ ड्रेस लेने ना आती, समझे। नाक चढ़ाकर जता गई। समझ गए जी। वो फर्मा बरदार हुआ। ड्रेस आ गया था, बेहद खूबसूरत रेड अरूशी जोड़ा देखकर वो पसंद की दाद देकर रह गया। बस एक ही जगह तो पसंद ख़राब है मेरी, बाकी तो कोई नहीं। उसे शरीर नज़रों से देखते वो जता गई तो वो मुस्कुरा दिया था। सही कहा, आपके तो पासिंग भी नहीं। चिढ़ाया, नहीं अब ऐसा भी नहीं है, बहुत डैशिंग हैंडसम हो। मजाक उड़ाया। वो मुस्कुरा दे। पता है तुम्हारी आखिरी वसीयत होगी, जब मरूँ ना तो मुझे इसी अरूसी जोड़े में दफन किया जाए। कपड़े की नरमाहट को छूते वो धीमी मुस्कान सजा जोड़ी को मोहब्बत से देख रही थी, और उसकी अजलत में की जाने वाली तैयारी की समझ समान अफंदी को आ गई थी। उसके मुस्कुराते लब भिंच गए थे। वो संजीदगी से उसके पुरसुकून चेहरे को देख रहा था। चौधरी जहांगीर के ऑफिस से कॉल आ गई थी। साहबा तैयार होकर उनके लिए नाश्ते की खास हदायत करने गई थी। वो तैयार हो रहे थे, उसी दम उनका सेल फोन बजने लगा था। हाँ बोलो। कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा गए थे। सर, आपने जिस घर पे नज़र रखने को कहा था वहाँ सुजुकी आकर रुकी है। घर का सामान लोड हो रहा है। वो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं पता करो। मिलने वाली इत्तला पर वो चौंक गए। सर, वो लड़की अपनी बहन के ससुराल जा रही है। कल से उसकी बहन और बहनोई भी घर में मौजूद हैं। और सर, इत्तला देने वाला हिचकिचाकर चुप हो गया था। और क्या? वो झुंझलाए। ईशान बाबा कल से उसी घर के बाहर मौजूद है। कल उन्होंने उस घर के मालिक मकान के सामने बहुत तमाशा भी किया था। ईशान वहाँ मौजूद है कल से, और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो दबी आवाज़ से चिंघाड़े। सर, जिसे मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी हुई थी वो ईशान बाबा की हकीकत नहीं जानता था। आज उसने मुझे रिपोर्ट दी तो मैंने खुद जाकर देखा और अब आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इत्तला देने वाला सहमा हुआ लग रहा था। देर से रिपोर्टिंग पर तुम्हारी तो मैं आकर खबर लेता हूँ। अभी तो मेरे पहुँचने से पहले तुम इस मालिक मकान को मेरे सेल में पहुँचाओ। वो सर्द लहजे में ऑर्डर कर चुके थे। जी सर। अपनी खैर मनाते वो सेल में पहुंचाने का सुनकर ही मतलब समझ गया था। ईशान रात भर घर नहीं आया। वो पुरसोच अंदाज से सेल फोन को देख रहे थे। गैर ज़रूरी सामान कबाड़ियों को देकर चंद एक ज़रूरी सामान सुजुकी में लोड हो चुका था। मोहल्ले वाले फासले रख के तमाशा देखने को वहाँ मौजूद थे। पुरअसाइश कमरे को छोड़कर सर्द रात गाड़ी गुजार कर वो भी निकल आया था। यासिर ही सब कुछ कर रहा था। सामान लोड होने के बाद यासिर रिक्शा ले आया था। अनुषा के पीछे चादर ओढ़े वो भी बाहर निकली थी। वो सामने ही तो बैठा हुआ था। उस पर एक चढ़ती निगाह डाले बिना वो दरवाजे को ताला डालने लगी थी। बावजूद कोशिश के मालिक मकान से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। नतीजतन उन्होंने चाबी शाहिद साहब के हवाले कर दी थी। साथ ही पैगाम भी दे दिया था कि बकाया लेन देन के मुतालिक वो फ़ोन पर बात कर लेगी, वो राब्ता कर ले। दुनिया दिखावे को सायमा उन्हें गले लगाकर झूठ मूठ के 2-4 आंसू बहा रही थी। उन्हें रिक्शे में सवार करवाकर यासिर सुजुकी में हो लिया था।
सुजुकी चल पड़ी थी। रिक्शा भी उड़ान भरने लगा था जब ईशान जहाँ करीब आ गया। अपनी मर्जी से जा रही हो, रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें पलटकर मुझ तक ही आना है, बस ये याद रखना। ना मेरे लफ्ज़ झूठे हैं ना इरादे कच्चे। आप रिक्शा चलाइए भाई साहब, उसे जवाब देने की जहमत गवारा किए बिना मावरा याहिया ने खुश्क लहजे में रिक्शा ड्राइवर को मुखातिब किया था। रिक्शा चलने लगा था। मावरा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। वो खड़ा उसे और फिर दूर जाते रिक्शे को देखने लगा। जाने वाली चली गई थी और मोहल्ले वाले चहमगोइयों में मसरूफ़ थे। उन सब पर एक कहर भरी नज़र डालकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। वो चली गई थी तो उसके लिए यहाँ क्या बचा था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। उसी वक्त उसके नंबर पर जहांगीर की कॉल आने लगी थी। कहाँ हो ईशान? बस घर के लिए निकल रहा हूँ डैड। ठीक है, घर जाओ, फ्रेश होके कुछ खाओ पियो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर शाम में तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। वो सारी रात घर नहीं पहुंचा था। चौधरी जहांगीर अब तक उसकी गैर मौजूदगी से वाकिफ़ हो चुके होंगे। उनकी कॉल आई तो उसे यही लगा कि वो इस बारे में इस्तफसार करेंगे, लेकिन वो तो सारी बातों का निचोड़ पेश करके समझा गए थे कि वो इतने भी बेखबर नहीं थे। कहाँ जाना है डैड? ड्राइविंग सीट संभालते उसने इग्निशन में चाबी घुमाई थी। कहीं जाने का सुनकर लहजा किसी कदर बेजारी लिए हुए था। अनुषा के ससुराल, तुम्हारे और मावरा के रिश्ते की बात करने। इस वीकेंड तुम्हारा और मावरा का निकाह हमारे घर होगा। तुम तैयारी कर लो चलने की। मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, फिर मिलता हूँ शाम में। चौधरी जहांगीर उसे बेयकीन छोड़कर फ़ोन बंद कर गए थे। ईशान जहाँ की गाड़ी जो गली से निकलने के लिए मोड़ काटने लगी थी, एक झटके से बंद हो गई। अपनी औलाद की एक आह निकलने पर दुनिया को सर पर उठा लेने वाले चौधरी जहांगीर से इस बात की कैसे तवक्को मुमकिन थी कि वो उसके घंटों धूप और सर्द हवाओं से ठिठुरती रात का नोटिस लेकर कोई हशर न उठा देते। ऐलान तो उन्होंने कर दिया था और उनका कहा महज ऐलान कब होता था। मावरा मान जाएगी और डैड बाखबर थे सबसे। वो हैरत व खुशी की मिली जुली हालत में कहीं लम्हे के लिए साकित रह गया था। अम्मा, मैंने आप जैसी सादा लो औरत नहीं देखी। बहू को आए जुमा 8 दिन नहीं हुए, अभी तो उसके जौहर ठीक से नहीं खुले और आपने उसकी बहन को भी घर में रहने की इजाज़त दे दी, वो भी खुशी खुशी। मैं बता रही हूँ आपको, इतनी भी दरिया दिली अच्छी नहीं होती। अजनबी लोग हैं, जाने किससे दोस्ती किससे दुश्मनी है, और आपने बिना तहकीक के उसे घर में जगह दे दी। मुझे अच्छा नहीं लगा आपका ये अमल। यासिर की इकलौती बहन शफक माँ के सामने नागवारी का इजहार कर रही थी। वो सक्खर में रिहाइश पजीर थी, शादी में ना आ सकी थी। अब बच्चों के इम्तिहान से फुर्सत मिली तो उसने मैके का प्लान बना लिया ताकि भाभी के साथ थोड़ा वक्त गुजार सके। लेकिन उस वक्त दिल बुरा हुआ जब भाभी स्वागत को मौजूद नजर न आई। खबर हुई माँ की मैयत के बाइस मैके में मौजूद है। नंद का सुनकर थोड़ी देर के लिए मिलने आई थी, लेकिन फिर वापस चली गई थी। और अब यासिर को जो लेके गई तो यासिर ने रात वहाँ गुजारने के साथ मावरा को साथ लाने का मसला भी सुना दिया था। उसने जब से सुना था, जो उससे तो किसी तौर पसंद नहीं आता, और वो खुल्लम खुल्ला इसका इजहार भी कर रही थी। बात तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन मुनज़्ज़ा बहन की अचानक मौत पर अकेली बच्ची कहाँ रहेगी, इसीलिए अनुषा उसे साथ ला रही है। यसरा ने तरफदारी की। अरे ख़ानदान में कोई तो होगा, कोई चच्चा फुप्पा मामू, वो रखे। हम क्यों पराई जवान लड़की को घर में जगह दे। नागवारी सी नागवारी थी। कोई नहीं है, मुनज़्ज़ा बहन ने तो यहीं बताया था। यसरा दुखी थी। ये लो, तो क्या माँ बेटियाँ आसमान से टपकी थी? हो न हो अम्मा, मरने वाली तुमसे झूठ बोल गई हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके आगे पीछे कोई ना हो। यहाँ तो लोग बदल जाते हैं, ये जिंदों को मार दिया जाता है, लेकिन उन सब में हमारा दोष क्या। हम क्यों पराई आग अपने घर में लगाएं। ज़माना तो वैसे ही कान खड़ा किए बैठा है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो किस किस को जवाब देती फिरेंगी, और फिर मोहल्ले वाले उन्हें क्या जवाब देंगे कि कब तक के लिए पराई बच्ची को जगह दी है, उसकी शादी अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। ये भी तो सोचिए, 1-2 दिन की बात होती तो मैं भी ऊँट सी लेती, लेकिन पराई लड़की को कब तक घर रख सकते हैं हम, वो भी बिना किसी रिश्ते के। ये उसकी खाला का घर थोड़ी है। अनुषा एकदम से फीकी पड़ गई थी। मावरा को उसके शर्मिंदा होने पर अफसोस होने लगा। कुछ दिनों का कहकर अलग जता दिया गया था कि मुस्तकिल रहने का ख्वाब न देखे दोनों बहन। घर खाली करना था तो सामान कहाँ जाता। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने कबाड़ को दे दी, बस कुछ ज़रूरी अशिया थी, ज़रूरत की तो साथ लाना पड़ा। अनुषा सफाई देने लगी थी। उसी असना में यासिर मोहल्ले के लड़कों को मिलाकर सामान अंदर लाने लगा था। देख ले अम्मा, ज़रूरी अशिया, लगता है मैं ही गलत मौके पर आ गई। घर में पहले ही मेरे बच्चों के लिए जगह तंग पड़ रही थी, बाकी की रही सही कसर भी पूरी हो गई। शफक यसरा को टहोका दे के रह गई थी। इसी दौरान यासिर का बड़ा भाई भी आ गया था। मावरा स्टोर में रहेगी, ये सुनकर वो अजीब नज़रों से मावरा को देखने लगा था। जबर और जाम के संघासन पर खड़े होकर जंजीर से बांधकर अपने बताए हुए रास्ते पर डालकर शनाया को अपने तय उसने अच्छा सबक सिखा दिया था, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब था। ये उसकी फर्माबरदारी साबित कर चुकी थी। अपनी मर्जी आज़ादी को गिरवी रख के वो उसके तयन करदा राह पर लब सी गामजन थी। पहले पहल तो वो उससे जुमलाबाजी भी कर
कर लिया करता था। लेकिन हाशिम के बाद से सर्द मोरियों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा था। पहले तो उसके हाथ के कच्चे पक्के खाने को वो मजाक उड़ाते हुए चख भी लेता था, लेकिन अब तो उसने नज़र भर के देखना भी गुनाह समझ लिया था। वो भी दिन, शाम और रात का शुमार करती दुनिया से कट के कैदी की तरह वक्त बिताने पर मजबूर कर दी गई थी। वो कम ही घर में टिकता था। उसे ज़रूरी सामान दे के बाहर निकल जाता था तो उसकी वापसी देर से ही होती थी। गोया वो उसे तन्हाई की मार भी मार रहा था और वो चुपचाप उसका हर वार सह रही थी। पहले तो ज़बान भी लड़ा लेती थी, लेकिन जब से उसने बोल चाल बंद की तब से वो भी बिला ज़रूरत उससे बात नहीं करती थी। वो गरूर में जी रहा था तो वो कब उससे बात करने को मरी जा रही थी, बल्कि वो तो शुक्र अदा करती थी कि वो घर से दूर ही रहे। उसकी औकाब जैसी नज़रों का सामना जितना कम होता था वो उतना ही शुक्र अदा करती थी। खुद वो तो बाहर से पेट पूजा करके जाता था और उसे अपने कच्चे पक्के तजुर्बाती खाने से मैदा शकम सैर करना पड़ता था। उस वक्त भी वो कलाई में बंधी जंजीर से उलझती सालन भूनने में मशगूल लकड़ियों की साइड बदल रही थी जब धीमी सी आवाज़ में कोई उसे पुकारने लगा, शनाया जी, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? आवाज़ को नज़रअंदाज किए वो गत्ते से लकड़ियों को हवा भी देती जा रही थी। इन चंद दिनों में वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गई थी। अब बिना परेशान हुए वो खामोशी से अपने काम में लगी रहती थी। मौसम में नमी के बायस नम लकड़ियों को सुलगाने में उससे दांतों तले पसीना आ जाता था, मगर खामोशी से लगी रहती थी। शनाया जी, आप कहें तो मैं आपके लिए लोगों को इकट्ठा करूं, उन्हें बताऊं कि आपको यहाँ में कैद रखा गया है। यहाँ से आप बासानी निकल जाएंगी। आप सुन रही हैं मेरी आवाज़? दबी दबी आवाज़ फिर से आने लगी थी, लेकिन वो गूंगी बहरी बनी अपना काम करती रही। शाजी शमून उस वक्त घर में नहीं था और ताला देखकर हाशिम की आवाज़ अक्सर आने लगी थी, लेकिन वो लफ्ज़ ये कान बंद किए उसे नज़रअंदाज करती रही थी। इन आर्जी सहारों को उसने अहमियत देना छोड़ दिया था। यहाँ से निकल भागने की तरह की उसने सोचना बंद कर दी थी। बस इसी एक ही ज़िद थी कि जैसे वो यहाँ लेकर आया खुद ही उसे वापस लेकर जाएगा। कब, कुछ पता नहीं था। वो अपनी ज़िद दिखा रहा था तो वो भी अपना ज़ब्त आजमा रही थी। अभी तो अनुषा को ठीक तरह से ससुराली लोगों और उनके मिजाज का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि उसे मावरा को भी साथ लाना पड़ गया था। यासिर की जगह की तंगी और यसरा बेगम की सरसरी तशवीश ने उसे एहसास दिला दिया था कि मावरा का यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगा था। तो उन्हें शफ़क़ ने मुँह खोलकर जता भी दिया था। वक्त तो हालात से मार खाए दोनों बहनें कुछ कहने के काबिल नहीं थी। यासिर ने साथ लाया ज़रूरी सामान स्टोर में सेट कर दिया था और अब चारों माँ बहन भाइयों की महफिल जमी हुई थी। यासिर का बड़ा भाई जाहिद ज़रूरी मालूमात ले रहा था। उसकी 2 शादी हो चुकी थी और दोनों ही बीवी तलाक लेकर जा चुकी थी। यासिर के कहने पर अनुषा चाय बना लाई थी, लेकिन उसे देखते ही जैसे सब चुप हो गए। वो समझ गई कि उनके हवाले से ही बात हो रही है। सर पर सवार होने की बजाय उन्हें स्पेस देते वो अपनी और मावरा की चाय लेकर स्टोर तक आए तो बाहर से ही ज़रब लगाने की आवाज़ आने लगी। ये क्या कर रही हो? मावरा को पत्थर से संदूक का ताला तोड़ते देखकर अनुषा ने हैरत का इजहार किया। चाबी जाने कहाँ रखती है, मिल के नहीं दे रही, झुंझलाया हुआ अंदाज था। तुम रहने दो, यासिर से कहकर ताला तोड़वा दूंगी, या फिर यासिर किसी चाबी बनाने वाले को ले आएंगे। आओ चाय पी लो, समोसे भी गर्म है। अनुषा ने उसे बाज रहने का अंदिया दिया। कितना बोझ डालोगी यासिर भाई पर, अच्छा थोड़ी लगता है। वो मुनकिर हुई, लेकिन ताला मजबूत था। उसकी कहीं बार की गई कोशिश के बावजूद टस से मस नहीं हुआ था। बोझ की क्या बात है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, तुम इतना मत सोचो। आके बैठो यहाँ टूटे पायों वाली पलंग पर, जिसके पायों की जगह ब्लॉक्स रखकर पायों की कमी पूरी की गई थी। एहतियात से बैठते अनुषा ने ट्रे रख दी थी। आते ही संदूक खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो भी थक हार के इस बुलावे पर आकर बैठ गई थी। चाय और समोसे की प्लेट उसके सामने रखते अनुषा ने सवाल किया था, अम्मा ने मेरे लिए जो गोल्ड का सेट रखा हुआ था वो उसी में है। यहाँ कहीं करीबी कोई अच्छी ज्वेलरी शॉप है? वो बताने के साथ सवाल भी कर गई। इसका तो मुझे भी इल्म नहीं, तुम इस सेट का क्या करोगी? अम्मा ने तो तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ था। अनुषा को हैरानगी हुई। मावरा याहिया के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। यहाँ इज्जत के लाले पड़ गए थे और वो शादी को रो रही थी। इसे बेचकर हॉस्टल में कमरा लूँगी, साथ ही जॉब के लिए भी वैकेंसी देखूंगी। तुम हॉस्टल में रहोगी, जॉब करोगी? अनुषा को जैसे सदमा पहुंचा उसकी हैरानगी पर। मावरा को जाने क्यों गुस्सा आने लगा। खुद फरेबी की दुनिया से निकल आओ अनुषा। ये मत भूलो कि हमें बिन माँ बाप के ज़िंदगी को गुजारना है, खुद को मजबूत रखना है। तुम्हारी शादी खैर से हो गई है, तुम अपने घर की हो गई हो, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे घर का माहौल ख़राब हो, ये तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर हो, ऐसा मैं किसी तौर होने नहीं दूँगी। तुम पहले भी ज़िद्दी हो रही थी मुझे यहाँ साथ लाने के लिए, मैं आ गई, लेकिन आते ही जिस किस्म का अंदाज मिला, क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ससुराल में मैं बेगैरती की ज़िंदगी गुजारती रहूँगी? इन सब का रवैया ऐसा ना भी होता तो भी मैंने वक्ती तौर पर यहाँ रहना था जब तक हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता। लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन रुकूँ।
तुम भी जज्बाती होने की बजाय हकीकत पसंदी से सोचोगी तो ससुराली रवैया मुनासिब ही लगेगा। कोई अपने घर पर पराई लड़की को जगह नहीं दे सकता। 1-2 दिन की बात और होती है, लेकिन गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुनासिब नहीं। इन सब की तरफ से मेरे लिए दिल ख़राब करने की बजाय तुम इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। मैं जहाँ भी रहूँगी तुमसे राब्ते में रहूँगी। सगी बहनें हैं हम, कोई गैर तो नहीं कि दूर रह के हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वो तल्खी से कहना शुरू हुई थी। अनुषा का जज्बातीपन निकालने के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो उसे सख्ती से बाज रहने को कहती। वो नहीं चाहती थी कि उसके बायस उसकी नई ज़िंदगी पर असर पड़े, ना ही उसकी खुददारी को अजनबी लोगों का एहसास गंवारा था। अकेले घर में रहना तो किसी तौर मुनासिब नहीं था। वो जॉब मिलने के बाद हॉस्टल का इंतज़ाम करना चाहती थी, लेकिन निशान जहाँ के अमल ने जैसे पल भर में सब तलपट कर दिया। इसके बायस एहसानमंदी के बोझ तले कुछ दिन गुजारना उसकी मजबूरी बन गए थे। तभी उसने ये सब पलक झपकते प्लान कर लिया था। अनुषा के चेहरे के उतार चढ़ाव से उसे अपने लफ्ज़ों की सख्ती का एहसास हुआ था। तभी आखिर में उसका हाथ थाम गई तो अनुषा का जवाब दे गया। कम फहम वो भी नहीं थी, खुददारी का सबक उसने भी रट रखा था, लेकिन बहन के लिए फ़िक्रमंदी कुदरतन थी। वो भी दुरुस्त कह रही थी। सब जानने के बावजूद उसकी आंखें बरसने लगी थी। स्टोर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दोनों अपनी नम पलकें छुपाने लगी। आने वाला यासिर था, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। तुम लोगों से कोई मिलने आया है? बाहर आओ। अनुषा के सवालिया नज़रों के जवाब में उसने सपाट लहजे से कहा था। दोनों चौंक कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी थी। यहाँ आए उन्हें चंद घंटे नहीं गुजरे थे, उनसे मिलने कौन आ गया था? हैरान परेशान वो दोनों बाहर निकल आई थी। यासिर की मदीयत में छोटे से लाउंज, जिसे ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, में पहुंचने तक दोनों मुतजस्सिस थे। यसरा बेगम और शफक की मौजूदगी में चौधरी जहांगीर और ईशान जहां को देखकर दोनों ही अपनी अपनी जगह ठठक गई। कुछ घंटे पहले ही तो वो उन्हें घर के बाहर मिला था और अब यहाँ वालिद मोहतरम के साथ मौजूद था। अनुषा ने एक लम्हे के लिए उसकी शक्ल देखी थी तो दूसरी नज़र से ससुरालियों को। शफक मायने खेज मुस्कुराहट लिए उन दोनों को देख रही थी। अनुषा की चौधरी जहांगीर से ये पहली मुलाकात थी, लेकिन ये चेहरा तस्वीर में इस कदर देखा था कि बदलते माहों साल के बावजूद उसे उनके चेहरे पर सरमो फ़र्क ना मिला। जी, अनुषा ने हिम्मत की और सवालिया नज़रों से चौधरी जहांगीर के बाद ईशान जहां को देखने लगी। ये लोग यहाँ भी चले आए थे। उन दोनों को चक्कर आने लगे थे। इन बाप बेटों पर सर्द नज़र डालते मावरा दहलीज पर ही रुक गई थी। बैठ जाओ बेटा। चौधरी जहांगीर उन दोनों से यूँ मुखातिब थे जैसे बरसों से गुफ्तगू रही हो। अनुषा, घर में अब तुम ही बड़ी हो और मावरा के सिलसिले में हमें तुमसे ही बात करनी है, तो इसी सिलसिले में हम हाजिर हुए। मैं ईशान और मावरा का निकाह इस वीकेंड पर रख रहा हूँ। मुनज़्ज़ा की भी ये दिली ख्वाहिश थी कि ईशान जहाँ उसका दामाद बने। अब इस खुशी को देखने के लिए वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाने के बाद उसकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। मैं चाहता हूँ निकाह की तकरीब हमारे घर में अंजाम पाए। मावरा बेटा, चाहो तो अभी हमारे साथ चलो, वरना जब दिल हो ईशान को कॉल कर देना, ये तुम्हें आकर ले जाएगा। चौधरी जहांगीर इस आसानी से सब कह रहे थे कि मावरा समेत अनुषा भी उन्हें आंखें फाड़ कर देखने पर मजबूर हो गई थी। वो रिश्ता डालने या निकाह की पेशकश लेकर नहीं, बल्कि उन्हें मधु करने आए थे जैसे। यासिर भी चौंक कर उनकी शक्लें देखने लगा था, क्योंकि एक वही हकीकत से वाकिफ़ था। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई आपने, बजा फरमाया आपने। ईशान बेटे ने जब मावरा का रिश्ता मांगने के लिए मुनज़्ज़ा के सामने बात रखी थी कि वो अपने वालिदैन को जल्द आएगा, तो मैं और मेरा बेटा यासिर वही मौजूद थे। हम ही मावरा के लिए अपने ख़ानदान का रिश्ता लेकर गए थे। ठीक कहा आपने। मुनज़्ज़ा बहन बहुत खुश हुई थी। हमसे माजरत करते हुए यही कह रही थी कि ईशान के लिए उन्होंने मावरा को सोच रखा था और ये कि हम दिल बुरा ना करें, और जब वो नहीं है और मावरा अकेली रह गई है तो आपने बरवक्त फ़ैसले को अमली शक्ल देकर काबिल तहसीन काम सर अंजाम दिया। यकीनन मुनज़्ज़ा बहन की रूह खुश हो रही होगी। ईशान बेटा, ज़बान के पक्के निकले तुम तो। यसरा बेगम, जो इस वाक़े की चश्मदीद गवाह थी, बेतरह खुश हुई। दोनों फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। शफक कुछ रश्क व हसद लिए मावरा और ईशान का मवाजना कर रही थी। जाहिद अजीब सी नज़रों से मावरा को देख रहा था तो वो लब भींच के पलट गई थी। अनुषा के ससुरालियों के सामने कुछ कहकर वो बहन को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। लगता है शर्मा गई। अनुषा, मेहमानों को चाय पिलाओ बेटा। यसरा बेगम मेहमान नवाजी के लिए खिलती शुक्रगुजार थी कि जल्दी प्राइवेट लड़की के जाने के आसार पैदा हो गए, लेकिन ईशान जहाँ और अनुषा जानते थे कि वो क्यों कर चुप करके पलट गई है। जानते तो चौधरी जहांगीर भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह भरम से बात रखी थी कि इनकार का सवाल पूछा ही नहीं था। चाय का तकल्लुफ़ ना करो अनुषा बेटा, आप सब निकाह पर आएँ। हम इंशाल्लाह साथ बैठकर डिनर करेंगे। इजाज़त दीजिए अब हमें। पहली बात अनुषा से करके चौधरी जहांगीर यसरा बेगम को मदऊ करने के साथ उठ गए तो ईशान जहाँ भी मशरक़ी लड़के का रोल प्ले करते खामोशी से उठ खड़ा हुआ। जो बाप के साथ आया तो था, मगर मुंह सिए बैठा रहा और अब जाने की तैयारी कर रहा था।
अनुषा हक्का बक्का बाप बेटे को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईशान जहाँ ने गुजरते हुए एक मलजुजी निगाह डाली थी और इस एक निगाह की इल्तिजा वो समझ गई थी कि वो उससे क्या चाह रहा था। यासिर से हाथ मिलाते उसने धीमे से कुछ कहा भी था और यासिर ने भी उसका शाना थपथपा के जवाबन कुछ कहा था। गालबन इतनी जल्दी पेशकदमी पर सराह रहा था। अनुषा अपना चकराता सर बामुश्किल थामे दीवार से लग गई थी। जी चच्ची जान, हम खैरियत से हैं जी। वो कमरे में किसी काम से आई तो उसे फ़ोन पर मसरूफ़ पाकर अपनी जगह पर पड़ा तकिया दुरुस्त करने लगी। जी यहीं मौजूद है, बात करें। दुनिया ज़माने की बात करने के बाद गालबन उससे बात करवाने का कहा गया था और उसने अब के ध्यान दिया कि शायद लाइन पर दिया थी, तभी वो फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा गया था। चची जान लाइन पर हैं, बात करो। बिना कोई सवाल किए वो उसके बढ़े हुए हाथ को संजीदगी से देख रही थी। लामहला उसे बताना पड़ा और दूसरी तरफ मौजूद हस्ती का सुनकर वो कमाले लापरवाही से खीस झाड़कर लेटकर उसे खुद पर तान गई। गोया वाज़ेह इशारा था कि वो बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। शाजुर शमून ने एक सर्द निगाह खेस के पीछे छुपे उसके वजूद पर डाली थी और दूसरी नज़र कनेक्ट हुई कॉल पर। वो वॉशरूम में है चची जान, मैं बाद में बात करवाता हूँ आपकी। उसे बात तो बनाना थी, ये तो नहीं कह सकता था कि आपकी बदतमीज़ बेटी ने आपकी कॉल का सुनकर मुंह फेर कर सोने को तरजीह दी है। जाने दिया मुतमईन हुई थी कि नहीं, लेकिन कॉल बंद हो गई थी। क्या घटिया हरकत है ये। तुम्हारी माँ थी कॉल पर। कॉल बंद करके वो खेस एक झटके में उस पर से खींच गया था। इस सलूक पर ठंड को महसूस करती वो सुकड़ सिमट गई थी, लेकिन लब से बिना कुछ कहे पड़ी ही रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बात क्यों नहीं की तुमने। जवाब ना पाकर वो चिराग पा हुआ आवाज़ पहले से ऊंची हुई, लेकिन वो खातिर में लाए बिना दुपट्टे को जब झटके से खोलकर खुद पर डालने लगी तो शाजुर शमून ने खेस उठाकर उसका गोला सा बनाकर उसके वजूद पर दे मारा। वाज़े अंदाज था, लो मरो। उसने बातचीत बंद कर दी थी तो वो तो उसके सवाल का जवाब देना भी तौहीन समझने लगी थी। शाजुर शमून के लिए वो सही मायनों में लोहे का चना साबित हो रही थी। वो उसमें सुधार लाने, दूसरे मायनों में उसे सबक सिखाने को इस खंडर में ले आया था। वो लब से ये सारे काम करके उसे अपने बाल नोचने पर मजबूर करके उल्टा उसे एटीट्यूड दे रही थी। तुम और तुम्हारी बहन पागल हो जो इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो। जाओ और उसे तैयार करो इस रिश्ते के लिए। अनुषा के दबे दबे एहतजाज पर यासिर ने दो टोक लहजे में कहकर उसे मावरा के पास भेजा था और मावरा जो सुलग सुलग रही थी उसे देखते ही अपने अंदर का गुबार निकालने लगी। देखा तुमने उन बाप बेटे की हिम्मत, हमारे पीछे यहाँ तक चले आए। अनुषा ने अपने पीछे स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि आवाज़ बाहर न जा सके। अब अनुषा उसका जवाब जानना चाह रही थी। अब क्या मतलब अब? क्या तुम भी चाहती हो कि मैं अम्मा के कातलों के घर जाके हंसी खुशी रहने लगूं? वो उल्टा उससे ठटक के देखने लगी। मावरा, मैं भी तुम्हारी तरह उन लोगों के लिए मशकूक रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं भूल रहा कि ईशान जहाँ के इकरार पर उस दिन अम्मा किस कदर खुश हुई थी। बचपन से गैर मर्द का दाखिला, हमारे घर ममनू होना और फिर अचानक ईशान जहाँ के लिए सारे दर वाह कर देना। कोई ना कोई बात तो यकीनन ऐसी होगी ना कि ईशान जहाँ में कि अम्मा ने सारे असूल कहीं पर से पुश डाल दिए थे। मेरी शादी में तुम्हारे मना करने के बावजूद हर जगह ईशान को पेश रखा था उन्होंने। भले ईशान ने उस वक्त मुकाबले के लिए अपने वालिदैन को भेजने की बात की हो, लेकिन अब ईशान का अपने वालिद को लेकर इतनी जल्दी यहाँ आना, क्या ये सब शो करने के लिए काफ़ी नहीं कि उसे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम्हारी तन्हाई का ख्याल और फिर चौधरी जहांगीर का तुम्हें अपने साथ चलने की पेशकश? क्या ये सब जाहिर नहीं कर रहा कि उन बाप बेटे के लिए तुम्हारा तलबगार बन के आना कोई मामूली बात नहीं है? अनुषा कड़ी से कड़ी मिलाकर किसी हल तक पहुंचना चाह रही थी। बहुत अच्छे, तो तुम भी कन्विंस हो गई। खैर है, कोई बात नहीं। और अब तुम्हें यह लग रहा है कि इस बहाने तुम मुझे जल्द ही अपने ससुराल से रुखसत कर पाओगी, तो फिक्र ना करो, वीकेंड तो अभी दूर है। मैं कल परसों हॉस्टल में अपने रहने का इंतज़ाम करके खुद ही चली जाऊंगी। वो बुरा मानकर पत्थर की तलाश में निगाह दौड़ाने लगी थी ताकि ताला तोड़ने की एक बार फिर कोशिश शुरू कर सके। शट अप मावरा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी नीयत पर शक करोगी। मनफी सोचते सोचते तुम मेरे बारे में भी क्यास आराई करने लगी हो। माँ को गुजरे अभी चेलम नहीं हुआ और खूनी रिश्तों में मनफी सोच आ गई। वेल डन। अनुषा को बेहद खुला था उसका बेअतबार करना, जिसका उसने बरमला इजहार भी कर दिया। सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा तल्ख होती जा रही हूँ। किसी और का गुस्सा तुम पर निकल गया। मावरा को भी अपने लहजे की बदसूरती का एहसास हुआ तो उसने माजरत करने में देर नहीं लगाए। रहो यहाँ आराम से, जब तक दिल है। देखती हूँ कौन कुछ कहता है तुम्हें यहाँ। सुबह मैं खुद ईशान जहाँ को कॉल करके मना कर दूंगी, साथ ही वार्न भी कर दूंगी कि अगली बार हमारे दरवाजे तक आया तो अगली बार मीडिया लेकर मैं खुद उसके सरकारी बाप के ऑफिस और फिर घर पहुँचूंगी। अनुषा का जोशे खताबत देखने से ताल्लुक़ रखता था। मावरा भी चुप कर गई थी, लेकिन यहाँ से जाने का इरादा पक्का था जिसमें तब्दीली किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। कहाँ से आमदोरी है आप बाप बेटा की? और तुम कहाँ रहे इस रात भर? दिन को आए भी घर और चेंज करके फिर निकल गए?
सहबा और नरमीन उन्हें लाउंज में ही मिल गई थी। बाप बेटे को एक साथ आते देखकर हैरत का इजहार करते वो ईशान से इस्तफसार भी करने लगी थी। बेटे के सर पर सेहरा सजाने की तैयारी करो, फिलहाल तो वीकेंड को निकाह है, निकाह से निपटकर शादी की तैयारी शुरू कर देना। मुश्किल से 15-20 दिन का वक्त मिलेगा तुम्हें शादी की तैयारी के लिए, बेहतर है अभी से तैयारी शुरू कर दो। चौधरी जहांगीर सोफे पर बैठने के साथ धमाका कर गए थे। वीकेंड को ईशान का निकाह? किसके साथ? किन लोगों में? सहबा की आंखें बाहर निकल आई थी। मावरा के साथ। कह तो दिया था तुम्हें उसके लिए रूम तैयार करवाने को, बताया भी था, और अब मुस्तकिल हमारे साथ रहेगी। चौधरी जहांगीर रिलैक्स अंदाज में कहते नरमीन का हाथ मोहब्बत से थाम गए थे। मावरा से ईशान का निकाह। माँ बेटी चौंक कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी थी। अभी दोनों बेटी इस चीज़ को डिस्कस कर रही थी कि मावरा यहाँ आ रही थी रहने, और अब एकदम से बहू और भाभी के ओहदे पर तरक्की का सुनकर दोनों के होश उड़ गए। जहांगीर, अगर आपको उस लड़की, क्या नाम है उसका, खैर जो भी हो, अगर उसकी माँ की मौत का सुनकर अफसोस हुआ और उसकी तन्हाई के ख्याल से आप ऐसा कोई फैसला कर रहे हैं तो मुझ पर छोड़ दें। मैं अपने सर्कल में किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी तय कर दूंगी, लेकिन आप मेरे ईशान को तो बलि का बकरा मत बनाइए। साहबा को जो लगा उन्होंने वह कह दिया। बेगम, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप बकरे से भी पूछ लें कि वो हंसी खुशी बलि चढ़ रहा है या मैंने खुद ज़बरदस्ती कर रखी है। चौधरी जहांगीर का तफरी लहजा साहबा को बेयकीनी से शाहजहाँ की तरफ मतवज्जे कर गया तो वो हंस पड़ा। चलो जी। नरमीन तो उसके चेहरे के रंगों और खुशी देखकर ही समझ गई कि जहांगीर गलत नहीं है। साहबा को भी हैरानगी हुई। जहांगीर सच कह रहे हैं ईशान, तुम्हें इंशरा पसंद नहीं थी। देखो मैंने कोई जोर नहीं डाला तुम पर, सर्कल में एक से बढ़कर एक लड़की मौजूद है, जिस पर उंगली रखोगे उसे ब्याह लाऊंगी। तुम कहो तो सही। मुझे सिर्फ मावरा से ही शादी करनी है मम्मा। शाहजहाँ का दो टोक बयान साहबा को जहाग की तरह बिठा गया। वो बारी बारी दोनों का मुंह तकने लगी थी। लड़कियों के अकेलेपन और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते फायजा लौट आई थी। उनका इरादा था चंद घंटों के लिए सोई में चली जाएंगी या फिर दोनों को साथ ले जाएंगी। उनके लौट आने से सम्मान भी बेफिक्र होकर ज़मीनों का काम देखने लगा था, वरना वो उन्हें अकेला कम ही छोड़ता था। हवेली की इज्जत और अपने मोतबर रिश्तों से लापरवाही किसी सूरत नहीं कर सकता था, लेकिन फ़ायज़ा की मौजूदगी में वो कदरे रिलैक्स हो गया था। शदीद तरीन सर्दी में वो सब कॉटेज में कैद होकर रह गई थी, जहाँ ख्याल रखने वाले, खिलाने पिलाने वाले मुलाजिम मौजूद थे। फ़ायज़ा ज़्यादातर आराम ही कर रही थी। निदा का ज़्यादा वक्त फ़र्ज़ और नफल नमाजों पर या फिर किताबें पढ़ने में सर्फ होता था। सम्मान भी बिजी हो गया था। वो रज के बोर हो रही थी। रात का खाना खा के सब अपने अपने कमरे में चले गए तो वो शॉल लपेटती बाहर निकल आई थी। डिनर पर सम्मान मौजूद नहीं था। फ़ायज़ा को कॉल करके अपनी मसरूफियत बताने के साथ इशार को भी उसका पैगाम मिल गया था। वो मौजूद होता तो शायद वो भी आराम से कंबल में दबक के उससे मैसेज में बातें करती रहती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में ढलती रात के साथ फिक्र भी साथ दामन गिर थी। कच्ची ज़मीन में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। रात की रानी की मशहूर कुन खुशबू पर वो बेसाख्ता उस सिमत खिंची चली गई थी। रात हरसू फैली हुई थी। मुलाजिम अपने कमरों में सोने चले गए थे। गार्ड छत पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। चौकीदार दरवाजे से मलहका अपने कमरे में मौजूद था। वो बेफिक्री से उनकी खुशबू से मशहूर होती, फूलों पर झुक कर उनकी खुशबू से दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। रात के वक्त इन फूलों के करीब नहीं जाते। ब्लैक सूट, शॉल में अधखुले बालों के साथ फूलों पर झुकी वो इतनी मासूम लग रही थी कि उस मंजर को अपने सेलफोन की गैलरी में कैद करते उसके कदम बेसाख्ता रुके थे। उस अचानक आवाज़ पर वो डर गई थी। तुम हो? नज़र उस पर पड़ी तो वो सुख का सांस लेती सीधी हो गई। जी आपका खादिम। खुशदिली से मुस्कुराया। सुबह का निकला रात गए लौटा था। थकन महसूस हो रही थी, लेकिन उस दुश्मन जहाँ पे नज़र पड़ते ही थकन दूर भागती महसूस हो रही थी। उस सख्त मौसम में यकीनन उसका इंतज़ार कर रही थी, वरना कौन गर्म बिस्तर से निकल के खून जमाने को बाहर निकलता। इतनी रात को फूलों के पास क्या कर रही थी? पता भी है गैर मरई मखलूक होते हैं तो मत। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी थी। अरे वाह, हवेली में किसी से ना डरने वाली गैर मरई मखलूक से डरती है। वो हंसा। हाँ तो जो मखलूक नज़र ना आए उससे डरना ही बनता है। लोगों से क्या डरना, लोग तो नज़र आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ही देंगे ना। उनके आगे मैं बोल सकती हूँ, नादीदा चीज़ों से क्या मुकाबला। शाने उचका गई। ये भी है। ताइद में सर हिला गया। सोई नहीं। सामान फंदियों से भरपूर नज़रों से देख रहा था। रिश्ता बदला था तो देखने का अंदाज भी बदल गया था। बद नज़र तो कभी नहीं रहा था। हाँ, अब नज़रों में इस्तेहकाक का रंग गहरा होता था। इशाल की मोहब्बत का मान दिल को आसूदा कर गया था। कैसे अकेले वो सबके सामने इतना बड़ा राज अफशा करके उसे अपना लेने पर मजबूर कर गई थी। सम्मान को उम्मीद थी वक्त आने पर वो बाबा जान के सामने भी इस मोहब्बत का इकरार करने से नहीं चूकेगी।
औरत जिससे मोहब्बत कर ले उसके लिए हर मुश्किल हालात का मुकाबला करने को तैयार रहती है। सबके सामने इकरार करने से नहीं डरती, बस उसे मुहिब पर यकीन हो कि वो उसे बीच राह में नहीं छोड़ेगा तो वो ज़माने से भिड़ सकती है। लेकिन समहान अब उसे मज़ीद किसी इम्तिहान में डालना नहीं चाहता था। यहाँ बुलाना दिल की ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई थी। नींद नहीं आई, मुँह बसुर गई। क्यों नहीं आई? बोर हो रही हूँ। उसे एहसास था सारा दिन मसरूफ़ रहा, फ़ोन पर भी वक्त नहीं दे सका था। जब से आई थी सिवाय ज़रूरी काम के कोई बाहर नहीं गई थी। निदा और फ़ायज़ा को भी उसका जोड़ा पसंद आया था। निदा कुछ खामोश सी हो गई थी लेकिन फ़ायज़ा के साथ कुछ कह नहीं सकती थी। हाँ, बरतने की दुआ उसने ज़रूर दी थी। नहीं, बोरियत कैसी, ये पेड़ फल फूल हैं जो ढेरों बातें करते। लोगों को बस साथ लाने का शौक़ था ताकि वो काम में बिज़ी रहें और मैं यहाँ अकेली पागल बन के बैठी रहूँ। समहान का पूछना गज़ब हो गया था। वो जो चुप हुई तो भड़ास निकाल कर ही चुप हुई। इस तंज़िया बयानिए पर समहान ने अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करना चाहिए थी लेकिन कहका बेसाख्ता हो गया। आपका मुलजिम हाजिर है, जो सज़ा चाहें दें। उफ़ नहीं करूँगा, मानता हूँ खाकसार से कोताही हुई है, मगर जहाँ पनाह काम से जल्द जान छुड़ाना था इसलिए आपको वक्त न दे सका। अब फ्री हूँ, हुक्म करे। बंदा सर तस्लीम ख़म किए हाजिर है। सर झुका गया था। ज़्यादा डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है। तीखी नज़रों से देख रही थी। कुछ खाया पिया भी है या बस काम में लगे हुए थे? अंदाज में फ़िक्रमंदी दर आई थी। हल्का फुल्का खा लिया था। फ़िक्रमंदी अच्छी लगी थी। खैर है, बड़ी घरवाली जैसी फीलिंग आ रही है। शरीर हुआ, मैं सोने जा रही हूँ। वो गज़ल होके जाने लगी थी मगर समहान ने हाथ थाम कर कोशिश नाकाम बना दी थी। बहुत अच्छे, सारा दिन कोई बात नहीं हुई। मेरे लौट आने का इंतज़ार कर रही थी और अब जाने की हो रही है। कोई ना, बातें करेंगे। वो बेसाख्ता उसकी शक्ल देखे गई थी। वक्त कम था, वापस हवेली जाके बात खुल ही जानी थी। उनके पास बहुत कम वक्त था जिसे वो एक दूसरे के संग बिताने के ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे थे। समहान, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। चलो ना, हम दोनों कहीं दूर चले जाएं जहाँ ये लोग हमें ना ढूंढ सके। उसके थामे हुए हाथ पर दूसरा हाथ रखकर वो उसके साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने की लालच में कह गई। उस घड़ी नडर बेधड़क बोलने वाली शाल जहांगीर की जगह एक मोहब्बत की मारी लड़की ने ले ली थी। समहान को जहाँ उसकी फ़िक्रमंदी अच्छी लगी वहीं उसके मासूमाना अंदाज पर प्यार आने लगा जिसे अपनी जान से ज़्यादा उसकी फ़िक्र सता रही थी। पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो नरमीन, वो फ़िक्रमंद सी होकर अंदाज़े लगाने लगी थी। बस चुप। उसके हाथ पर दबाव बढ़ाकर उसे बेचारगी से लब खोलते देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था, ना ही ख्वाहिश थी कि मेरी ज़ात तुम्हारे लिए किसी सदमे का बाइस ठहरे। तभी पहलू तही करता रहा कि हरजाई बुज़दिल समझ के बुरे लफ्ज़ों में याद करके किसी और से शादी करके एक दिन इस मोहब्बत को भूल जाए। लेकिन वो कब हुआ जो मैं चाहता था? तुम्हें इसी सदमे से दूर रखने की कोशिश ही तो कर रहा था। अपनी परवाह नहीं थी। जान तो आनी जानी चीज़ है। रोज़ हवेली से निकलते ये नहीं सोचता था कि वापस आना भी नसीब में होगा कि नहीं। हर पल को आखिरी लम्हा समझकर ही जीता आया हूँ आज तक। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अब बहुत तवील उम्र तुम्हारे साथ जीने की ख्वाहिश है, अपनी नस्लों को परवान चढ़ाने की हसरत है। तभी तो कह रही हूँ, चलो ना, हम कहीं दूर चले जाते हैं सबसे। उसकी बात काटकर वो जल्दी से अपनी बात दोहरा गई। वो मुस्कुराकर उसकी उंगलियों पर दबाव बढ़ा गया। अपनों से भागकर जाएंगे भी तो कहाँ, और क्यों भागे उनसे? अपने दोबारा कब मिलते हैं? तुमसे मोहब्बत अपनी जगह थी लेकिन कभी नहीं चाहा था कि उन सब का भरोसा तोड़ूं, एतमाद को ठेस पहुंचाऊं। मैंने सोच लिया था ये राज़े मोहब्बत दिल में दबा मेरे साथ ही दफन होगा, मगर तुमने अपना वजूद किसी और को सौंपना गवारा नहीं किया तो तुम्हें कैसे अकेला छोड़ देता। तुम रिलैक्स रहो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। बुजुर्गों की तरह तुम्हें लेकर नहीं बुज़दिलों की तरह तुम्हें लेकर नहीं भागूंगा। सज़ा देंगे सह लूँगा, मनाने की कोशिश करूँगा। अपने कब तक पत्थर दिल हो सकते हैं? बिलफ़र्ज़ ना भी माने तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जान से मार देंगे ना। इससे ज़्यादा तो वो लोग और कुछ नहीं कर सकते। मॉम डैड तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मत करो ऐसी बातें प्लीज़। वो तड़प गई थी। खुद को मजबूत रखो, तुम नडर ही अच्छी लगती हो। ये डरपोक की शाल वाला रूप तुम्हें सूट नहीं कर रहा। पहाड़ में जाए रूप। ज़िद्दी हुई। सब अल्लाह पे छोड़ दो। जिसने हमें एक किया है आगे भी वही तय करेगा। जो होगा उसे हम दोनों कबूल कर लेंगे। अंदाज ना सहाना था। मैं कुछ भी बुरा कबूल नहीं कर सकूँगी। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊँगी। जिंदा रहकर पल पल नहीं मर सकती तुम्हारे बगैर। आंसुओं पर कंट्रोल करती वो फूट फूट के रो पड़ी थी। मत रो प्लीज़। समहान अफंदी, उस घड़ी उसे समझाना दुनिया का मुश्किल काम लग रहा था और वो जो हर काम चुटकी बजाते कर गुजरता था यहाँ खुद को बेबस महसूस कर रहा था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।